तो चलिए, लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बीटा माइनस डीके कर लिया था। हमने दो तरह का डीके पढ़ लिया अभी तक। पहला था अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या था, न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? तो अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं। यानी कोई एलिमेंट अगर एक्स जेड ए है, इसने अगर अल्फा पार्टिकल को रिलीज किया यानी हीलियम के न्यूक्लियस को रिलीज किया, तो हीलियम के लिए हम क्या लिखते हैं? हीलियम के लिए बच्चों हम लिखते हैं हीलियम H2N4 और इसने Y बनाया। ठीक है, साथ में क्या निकलेगा? साथ में सम एनर्जी निकलेगा इन फॉर्म ऑफ क्यू वैल्यू। यहाँ पे Z का वैल्यू 2 से डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि Z भी कंजर्व रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Z-2 और A का वैल्यू 4 से डिक्रीज हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? A-4। तो अल्फा डीके में क्या होता है? अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होता है और एटॉमिक मास या मास नंबर 4 से डिक्रीज होता है। ये था अपना अल्फा डीके। इसके बाद दूसरा में आप लोगों को क्या बताया था? दूसरा बताया था बीटा डीके। दूसरा था बीटा डीके। बीटा डीके के बारे में क्या बताया था कि दो तरह के बीटा डीके होते हैं। एक होता है बीटा माइनस डीके और दूसरा होता है बीटा प्लस डीके। बीटा माइनस डीके में कल आपको पढ़ा दिया था। मैं आपको क्या बताया था कि अगर मान लो कोई न्यूक्लियस है और ये बीटा माइनस डीके कर रहा है, बीटा माइनस डीके कर रहा है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन के रेज को क्या बोलते हैं? बीटा रेज, बीटा माइनस रेज बोलते हैं। अब इसके बारे में और मैं आपको क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकल सकता है जब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं। हम बात करते हैं न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस के अंदर या तो प्रोटॉन होता है या फिर न्यूट्रॉन होता है, इन्हीं दोनों में से कोई होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब एक न्यूट्रॉन खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देगा। अगर एक न्यूट्रॉन खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देगा तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 था, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज प्लस 1.6 × 10⁻19 है। तो यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकलना होगा। अब नेट चार्ज क्या हो गया? नेट चार्ज 0 हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे स्पिन बैलेंस करने के लिए एक और पार्टिकल निकलता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। दिस इज न्यूट्रिनो। ठीक है बच्चा लोग, हाँ या ना? बीटा माइनस डीके में स्पिन बैलेंस करने के लिए एक एंटी पार्टिकल निकलता है, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, और इसके बाद इस बार क्या होता है? यहाँ पे एनर्जी निकलता है इन फॉर्म ऑफ क्यू वैल्यू। तो दो पार्टिकल निकलता है, एक न्यूट्रॉन ने खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लिया, उसके लिए इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ स्पिन बैलेंस करने के लिए एंटी न्यूट्रिनो निकला, और यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी निकला इन फॉर्म ऑफ क्यू वैल्यू। ठीक है, ये क्या था? ये था बीटा माइनस डीके। यानी अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें किसके ढंग से, अगर इसको रिप्रेजेंट करें किसी एलिमेंट के फॉर्म में, तो मान लो कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है, और ये बीटा माइनस डीके कर रहा है, तो बीटा माइनस डीके में क्या निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकला है। ठीक है, और ये खुद को Y में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? न्यूट्रॉन ने खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 से इंक्रीज हुआ है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी Z कितना हो जाएगा? Z+1 हो जाएगा। क्योंकि मास नंबर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक न्यूट्रॉन डिक्रीज हुआ है और एक प्रोटॉन इंक्रीज हुआ है। साथ में क्या निकला है? साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकला है और साथ में निकला है क्यू वैल्यू। बच्चों एक बात बताओ, कल मैं आप लोग को ये न्यूट्रिनो नहीं लिखा दिया था ना? यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो ही बताया था ना एवरीवन, है या ना? कल जब मैं बीटा माइनस डीके आप लोगों को पढ़ाया था तो यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो ही लिखाया था ना? हाँ सर। ठीक है, उसका सिंबल ऐसा होता है, ऐसा न्यू के ऊपर ऐसा बार लगाते हैं। अगर कल हमने बार नहीं लगाया तो बार लगा लीजिएगा नोट्स में, ठीक है ना? एंटी न्यूट्रिनो में बार लगाते हैं, न्यूट्रिनो में बार नहीं लगाते हैं। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद रहा है कल सर में बार नहीं लगाया था, तो एक बार उसको कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग नोट्स से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके में अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि इसमें एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि सिंस न्यूट्रॉन प्रोटॉन में खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? ज्यादा है, या फिर आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिस न्यूक्लियाई में ज्यादा होता है उसी में बीटा माइनस डीके होता है। ठीक है,
तो ये अपना हो गया बीटा माइनस डीके। और आज का हम सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट जुड़ गए हैं लोग, बहुत सारे लोग अभी बाकी हैं, लेकिन चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आज का अपना टॉपिक है वो है बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके लिखिए, बीटा प्लस डीके। देखिए बीटा प्लस डीके क्या होता है। जैसे बीटा माइनस में क्या था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन निकलता है। बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन निकलता है। अब पॉजिट्रॉन कब निकलेगा, तो देखो बीटा प्लस में डीके में क्या होता है, प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन खुद को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है। अब प्रोटॉन खुद को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेगा तो एलएचएस का चार्ज कितना है, +1.6 × 10⁻⁹। तो आरएचएस में न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज है नहीं, तो यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल निकलता है जिसका मास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, लेकिन चार्ज कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁹। इसको एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और पार्टिकल निकलता है न्यूट्रिनो टू बैलेंस स्पिन। दिस इज रिलेटेड टू बैलेंस चार्ज, दिस इज रिलेटेड टू बैलेंस स्पिन। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एनर्जी मिलता है इन फॉर्म ऑफ क्यू वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या, in case of beta plus decay, in case of beta plus decay, protons converts itself into neutron. In case of beta plus decay, protons converts itself into neutron. पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए in beta plus decay, in beta plus decay, proton converts itself into neutrons. In beta plus decay, protons converts itself into neutrons. इतना नोट हो जाएगा तो बताइएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, this decay takes place in such nuclei which are having a large number of protons compared to इलेक्ट्रॉन्स। सिंस प्रोटॉन ने खुद को कन्वर्ट किया न्यूट्रॉन में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस न्यूक्लियाई के पास लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन थे कंपेयर टू न्यूट्रॉन। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू बैलेंस चार्ज positron is released to balance charge, positron is released, and positron is called या is antiparticle of electron. Antiparticle of electron का मतलब क्या हुआ, that is mass equals to electron and charge equal and opposite of इलेक्ट्रॉन। यानी पॉजिट्रॉन का जो है सो मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है, एंड चार्ज कितना होता है, चार्ज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी E प्लस का चार्ज कितना होगा, चार्ज बच्चों इसका होगा +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, टू बैलेंस स्पिन another particle neutrino is released. To balance spin another particle neutrino is released. स्पिन को बैलेंस करने के लिए एक दूसरा पार्टिकल न्यूट्रिनो रिलीज होता है। To balance spin another particle neutrino is released, which is
which is chargeless and massless, which is chargeless and massless। यानी एक और जो पार्टिकल यहाँ पे न्यूट्रिनो निकला है वो क्या होगा, तो वो चार्जलेस होगा और मासलेस होगा। यहाँ तक सबने नोट कर लिया तो रेज योर हैंड। सही बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या, इसके बाद इसका एक्चुअल रिएक्शन हम लिख देते हैं। मान लो कोई एक एलिमेंट था एक्स जेड ए, इसने क्या किया, इसने बीटा प्लस डिके किया। इसने क्या किया, इसने बीटा प्लस डिके किया। बीटा प्लस डिके मतलब पॉजिट्रॉन निकला है। अब देखो पॉजिट्रॉन निकला है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम देखेंगे डिटेल में तो अपने को मालूम चलेगा कि प्रोटॉन ने खुद को कन्वर्ट किया था किसमें, न्यूट्रॉन में। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन खुद को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो बच्चों अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज होगा तो जो नया एलिमेंट बनेगा वाई, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एक से कम हो गया है, तो इसका जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक से कम हो जाएगा, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जबकि एक प्रोटॉन ने खुद को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का वैल्यू उतना ही रहेगा, यानी ए का वैल्यू उतना ही रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक नया पार्टिकल निकलेगा न्यूट्रिनो, और साथ ही साथ क्या निकलेगा, यहाँ पे एनर्जी निकलेगा इन फॉर्म ऑफ क्यू वैल्यू। ओके आयन, एवरीवन? यस सर। वेरी गुड। चलिए से ये वाला रिलेशन भी लिख लीजिए, और यहाँ पे नोट देके लिख लेंगे, नोट इन बीटा प्लस डिके, इन बीटा प्लस डिके atomic number is increased by 1। in beta plus decay atomic number is increased by 1। थर्ड टाइप का जो डिके है वो अब आते हैं, थर्ड टाइप का डिके। थर्ड वन इज गामा डिके। गामा डिके लिखिएगा इसमें, गामा डिके में आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा particles, nucleus gets excited। nucleus gets excited, nucleus नहीं न्यूक्लियॉन्स लिखिए यहाँ पे, nucleons get excited and when it returns to lower energy level, and when it returns to lower energy level, energy is released in form of electromagnetic radiation, or gamma rays, this is called gamma decay, अब समझते जरा इसको सभी बच्चे। पहले लिख लेंगे, आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, nucleons gets excited and when it returns to lower energy level, energy is released in form of electromagnetic radiation, and when it returns to lower energy level, energy is released in form of electromagnetic radiation or gamma rays, this is called gamma decay, बच्चों समझेंगे इसको।
हमने इसके पहले आपको बताया था कि एटम में भी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं। एटम में क्या थे? डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल थे। जैसे n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। ऐसा हमने एटम के लिए पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो उसका एनर्जी -13.6 है। वैसे ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में उसका एनर्जी -3.4 है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में उसका एनर्जी -1.51 है। ऐसे बहुत सारे एनर्जी के लेवल में आपको एटम के केस में बताया। और मैं आपको क्या बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे है तो उसको यहाँ से ऊपर भेजने के लिए क्या करना होगा? अपने को फोटोन सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ भेजने के लिए उसको फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ भेजने के लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। यानी एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है। ठीक है ना? ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये एटम के केस में हमने पढ़ा है। अब न्यूक्लियस में, जैसे बच्चों एटम में जैसे एनर्जी लेवल होता है ना, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर की एनर्जी लेवल का एनर्जी वैल्यू कितना होता है ये अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस इतना ही ध्यान रखिए कि जैसे एटम में एनर्जी लेवल होता है वैसे ही न्यूक्लियस में भी एनर्जी लेवल होता है। और हमने क्या बताया? हमने बताया कि अल्फा डीके, बीटा प्लस डीके या बीटा माइनस डीके, ये सभी तरह का डीके मैं आपको बताया था। तो उसका जब रिलेशन हम लिख रहे थे तो लास्ट में क्या लिख रहे थे? लास्ट में लिख रहे थे क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू मतलब हम क्या बता रहे थे कि वहां पे इन सभी डीके के बाद इन सभी डीके के बाद एनर्जी रिलीज होता है। तो जो न्यूक्लियन है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो एनर्जी रिलीज होगा उसको कैच कर लेंगे। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो होंगे वो उस एनर्जी को कैच कर लेंगे और कैच करके क्या करेंगे? एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। तो हायर एनर्जी लेवल पर चले तो जाएंगे, लेकिन यहाँ बहुत देर तक ये रुकते नहीं है, बहुत जल्दी ही ये रिटर्न भी आते हैं। तो एनर्जी गेट करके यहाँ से यहाँ चला गया और फिर यहाँ से बोलेगा मुझे अपने घर जाना है, तो अब जब ये अपने घर पे आएगा, रिटर्न आएगा, तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है ना, उतना एनर्जी यहाँ से रिलीज हो जाएगा, उतना एनर्जी रिलीज हो जाएगा। और एटॉम के केस में ये एनर्जी किसका था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का था। लेकिन न्यूक्लियस के केस में ये एनर्जी ज्यादा होता है, ये होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म का। इसलिए बहुत हाई एनर्जेटिक पार्टिकल रिलीज होता है। उन हाई एनर्जेटिक पार्टिकल को हम गामा रेज बोलते हैं और इसलिए इस वाले डीके को क्या बोलते हैं? गामा डीके बोलते हैं। सही बच्चे बताएंगे हाँ या ना? आपको क्लियर है क्या ये व्हाट इज गामा डीके? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया अपना क्या? गामा डीके भी हो गया। गामा डीके हमेशा ध्यान रखना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म का होता है। और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना क्या कि गामा डीके कैन नेवर बी फर्स्ट डीके। गामा डीके बच्चों कभी भी पहला डीके नहीं हो सकता है। ठीक है ना? क्योंकि गामा डीके के लिए जरूरी क्या था कि न्यूक्लियन एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल पे जाए। तो हायर एनर्जी लेवल पे कब जाएंगे? जब उनको एनर्जी मिलेगा। और एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? अल्फा या बीटा डीके से मिल रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए पहले अगर गामा डीके होना है तो उसके लिए पहले इन तीनों में से कोई ना कोई डीके होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गामा डीके कैन नेवर बी फर्स्ट डीके। एवरीवन हाँ या ना? सही बच्चे बता देंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए क्या, अब एक शॉर्ट नोट थोड़ा सा लिख लीजिए। एक और तरह का डीके होता है, हालांकि एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन चलिए फिर से इसको हम पढ़ा देते हैं आपको। अगला होता है के कैप्चर। फोर्थ तरह का डीके होता है के कैप्चर। के कैप्चर, के कैप्चर में ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास कितना है? Ze+ का चार्ज है। इसके पास बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसके पास Ze+ का चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके बाद एटम के अंदर ऐसे ऐसे सेल में घूम रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में मान लो घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो सेकेंड सेल में घूम रहा है, ऐसे ही थर्ड सेल होगा, फोर्थ सेल होगा। तो बच्चों आपको ध्यान में होगा पहले सेल को हम लोग के सेल बोलते हैं, दूसरे को एल सेल बोलते हैं, उसके बाद एम आता है, उसके बाद एन आता है, K11 ऐसे करके हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है? तो बहुत बार क्या होता है ना, नाम से ही क्या है? के कैप्चर। के मतलब फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करता है? कैप्चर कर लेता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के सेल इज कैप्चर्ड बाय न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन
electron from K cell is captured by nucleus for converting its proton to neutron. For converting its proton to neutron. This is called K कैप्चर. इसको क्या बोलते हैं? इसको K कैप्चर बोलते हैं. ठीक है. इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी प्रोटॉन खुद को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा है. प्रोटॉन को क्या मिल गया? प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन मिल गया और उसने खुद को किसमें कन्वर्ट कर दिया? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. अब देखिए इस रिलेशन को अगर लिखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एनर्जी निकलता है, यहाँ पे भी आपको एनर्जी मिलता है के कैप्चर में भी. और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मान लो कोई एलिमेंट था X जिसका एटॉमिक नंबर Z था, मास नंबर A था. इसको क्या मिला? इसने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया. अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा तो इसका प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है. मतलब Z का वैल्यू क्या होगा? Z का वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगा. जो नया एलिमेंट मिलेगा Y, उसमें क्या रहेगा? उसमें Z-1. एटॉमिक मास नंबर कितना रहेगा? मास नंबर उतना ही रहेगा. और यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को? यहाँ पे अपने को मिल रहा है एनर्जी. एवरीवन, हाँ या ना? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? वेरी गुड. चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं. हाँ बोलिए. सर यहाँ पे क्यू वैल्यू नहीं आएगा क्या? क्यू वैल्यू को ही एनर्जी बोलते हैं. आप एनर्जी बोलिए या फिर क्यू वैल्यू बोलिए. दिस इज क्यू वैल्यू. अच्छा, क्यू वैल्यू एनर्जी दोनों सेम ही है. आपसे कोई पूछे कि फाइंड क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन, तो क्यू वैल्यू क्या होगा? जो एनर्जी रिलीज होगा ना, उसी को हम लोग क्यू वैल्यू बोले. चलिए एक चीज और पढ़ा देता हूँ. कुछ शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए. लिखिए सम शॉर्ट नोट्स. एक करके कर लेते हैं. पहले लिख लीजिएगा अल्फा डीके. पहला अल्फा डीके. अल्फा डीके क्या था? एक्स ए जेड. इसने खुद को वाई में कन्वर्ट कर दिया. सॉरी उल्टा लिख दिया ना. एक्स जेड ए, इसने खुद को कन्वर्ट कर दिया वाई में. अल्फा डीके हुआ है तो क्या निकला है? He++ He2 4 निकला है. और साथ में क्या निकला है? साथ में निकला है क्यू वैल्यू. तो आपको बच्चों रटा हुआ ना चाहिए कि जेड का वैल्यू 2 से डिक्रीज होता है और ए का वैल्यू 4 से डिक्रीज होता है. किसमें? अल्फा डीके में. अब यहां से हम लोग बोले हैं कि क्यू वैल्यू उसका बताइए, तो क्यू वैल्यू कितना हो जाएगा? क्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ हीलियम इनटू C². याद कीजिए क्यू वैल्यू क्या था? क्यू वैल्यू इक्वल टू था डेल्टा एम इंटू C². मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है. मान लो x जो है खुद को इसमें कन्वर्ट कर रहा है, मतलब क्या होगा? अब इन दोनों का मास जोड़ेंगे और इन दोनों के मास को इसके मास से डिफरेंस करेंगे. जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट को जब हम C² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एनर्जी. अपने को पहले हमने क्या निकाला? पहले हमने निकाला इस पूरे प्रोसेस में कितना मास लॉस्ट हुआ है, उसको C² से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया? एनर्जी. वैसे ही बीटा डीके में भी हो सकता है. जल्दी से इसको नोट कर लेंगे. वैसे ही बीटा डीके में भी हम लोग क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं. अगर बीटा माइनस डीके हो रहा है, तो इसमें क्या था? बीटा माइनस डीके में कोई एलिमेंट था Z, कोई एलिमेंट था X, ZA. इसने क्या किया? इसने बीटा माइनस डीके किया. बीटा माइनस डीके में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है. और क्या निकलता है? और एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है. और क्या निकलता है? और क्यू वैल्यू एनर्जी बाहर निकलता है. ठीक है. और इसने खुद को वाई में कन्वर्ट कर दिया. अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, मतलब न्यूट्रॉन ने खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया है, तो Z+1 ये हो गया और ये क्या रहा? A. अब यहाँ पे आपको क्यू वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे क्यू वैल्यू कितना होता है? यहाँ पे बच्चों होता है क्यू वैल्यू, ये रट लीजिएगा, याद रखिएगा, इक्वल्स टू मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू C². मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू C². ये रट लीजिएगा. थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला वो था बीटा प्लस डीके
तो यहाँ पे जो क्यू वैल्यू आएगा बीटा प्लस डीके में, वो भी आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इसका रिलेशन लिखना होगा। मान लीजिए एक्स एलिमेंट था जेड ए, इसने खुद को कन्वर्ट कर दिया वाई में, जेड माइनस वन ए प्लस क्या निकला पॉजिट्रॉन प्लस क्या निकला न्यूट्रिनो और क्या मिला क्यू वैल्यू। तो यहाँ पे जो क्यू वैल्यू होगा this will be equal to this q value will be equal to mass of x minus mass of y minus 2 times of mass of electron, 2 times of mass of electron into c square। इसको भी रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये बच्चों इसका बड़ा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन में नहीं करा रहा हूं, आपको ये वाला वैल्यू याद रखना है, ठीक है ना। बीटा प्लस डीके में क्यू वैल्यू निकालना है तो इसमें एडिशनल आपको 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओके और लास्ट वाला फोर्थ वन क्या था, फोर्थ वन के कैप्चर। आप पूछिए गामा डीके का क्यू वैल्यू सर आपने नहीं निकाला, तो गामा रेज खुद ही एनर्जी है ना, गामा रेज क्या है, गामा रेज खुद ही एनर्जी है, वहां पे क्यू वैल्यू क्या लिखना। मान लो के कैप्चर की बात करते हैं, तो मान लो कोई एक एलिमेंट था एक्स जेड ए, इसने खुद को कन्वर्ट किया वाई में। अब वाई का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू जेड माइनस वन होगा, जेड माइनस वन होगा, ए का वैल्यू तो उतना ही रहेगा, ए का वैल्यू उतना ही रहेगा, और प्लस यहाँ पे क्या मिलता है, प्लस यहाँ पे मिलता है क्यू वैल्यू। इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए देखिए बच्चों, एक्स जेड ए को खुद में उसमें कन्वर्ट करने के लिए इसने क्या किया था, इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया था, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया था कौन से सेल के, के सेल के। तो यहाँ पे जो क्यू वैल्यू होता है, यहाँ पे जो क्यू वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर, ये भी लिख लीजिए। यानी आपको जो है ना इस वाले में बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बीटा माइनस में भी इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बीटा माइनस में भी हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीटा प्लस में हम 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके हाँ या ना, सही बच्चे बता देंगे। एवरीवन वेरी गुड, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं बच्चों इस टॉपिक से, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैं कराता हूं, ये क्वेश्चन लिखिए, बोल रहा है कि एक एलिमेंट है एक्स एन एम, ये कोई एलिमेंट है, बोला न्यूक्लियस एक्स एन एम emits 1 अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा पार्टिकल। ये क्या कर रहा है, ये emits 1 अल्फा एंड 2 बीटा माइनस पार्टिकल, और इतना एमिट करके ये एक नया एलिमेंट मान लो जेड बना रहा है, या कोई भी नया एलिमेंट बना रहा है। तो इस नए एलिमेंट का नाम क्या हो सकता है, ऑप्शन ए जेड n-4 m-6 n-4 m-6, ऑप्शन बी जेड n m-6, ऑप्शन सी x n m-4, ऑप्शन डी y n-2 y n-2 एंड m-4। इसने क्या किया, इसने एक नया एलिमेंट बनाया था। चलिए आप लोगों को ऑप्शन देना है कौन सा ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन आया था, 2 बार आ चुका है, 2011 में और एक बार 1998 में भी पूछा, एक 2011 में पूछा है और उसके पहले एक 1998 में भी पूछा हुआ। जो एलिमेंट x है ये क्या कर रहा है, एक अल्फा पार्टिकल डिबेट कर रहा है। देखो कैसे सोल्व करेंगे। x था nm, इसने क्या किया, इसने अल्फा, ऑप्शन सी पता नहीं, चेक करेंगे तो मालूम चल जाएगा, देख लेते हैं, हो सकता है ऑप्शन सी सही हो। तो इसने देखो x ने क्या किया, x ने एक अल्फा डीके परफॉर्म किया। अब अगर ये अल्फा डीके परफॉर्म करेगा तो y बनाएगा, y प्लस अल्फा मतलब He प्लस प्लस निकला है, He का क्या होता है 2 4 होता है, तो y में क्या होगा, y में हो जाएगा n-2 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m-4। बहुत बढ़िया, अब ये y में कन्वर्ट हो गया। अब फिर से क्या हो रहा है, फिर से 2 बार बीटा माइनस डीके हो रहा है। अब y जो है n-2
M-4 ये क्या कर रहा है, ये 2 बीटा माइनस डीके कर रहा है। तो अपने को मालूम है बीटा माइनस डीके में क्या होता है, बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रॉन ने खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया है। अब न्यूट्रॉन खुद को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 से इंक्रीज होता है। तो 1 बीटा माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 से इंक्रीज होगा, 2 बीटा माइनस में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 से इंक्रीज होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, +2 ऐड करेंगे। तो जो नया एलिमेंट बनेगा, मान लो Z बन रहा है या व्हाट एवर इट्स नेम इज भी, तो ये कितना हो जाएगा, N-2 पहले से था और अब 2 से इंक्रीज कर दीजिए। क्या बीटा माइनस डीके में ए पे कुछ फर्क पड़ता है, नहीं, ए पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो फाइनली क्या रहेगा, जो भी एलिमेंट बनेगा दैट विल बी M-4 एंड नीचे क्या रहेगा, नीचे N रहेगा। तो M-4 और N कौन सा है, ऑप्शन सी है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। समझ में आ रहा है सबको बच्चों, लग रहा है ये क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। आप देखिए एक बार मैकेनिक्स वाले क्वेश्चंस उठा के देखिए, आपको मालूम चलेगा कितने टफ क्वेश्चन होते हैं, और उससे कंपेयर में सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। तो अपने को क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है। इधर वाले क्वेश्चंस में पक्का ही स्कोर करना है, जरूर ही स्कोर करना है। तो उधर के कुछ क्वेश्चंस भी आप बनाइएगा ना, तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। अब चलिए अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ अपने पास ये रहे, एक एक करके इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूक्लियाई आर आइसोटोन। इसमें आइसोटोन कौन है। अब आइसोटोन क्या था, मैं आपको बताया था ना, व्हाट इज आइसोटोन, याद कीजिए। आइसोटोन देखिए नोट्स में डेफिनेशन है, आइसोटोन क्या था, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। आइसोटोन में क्या होता है, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियाई में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आइसोटोन। अब मैं बोलूं कि फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, तो ये है 3474। तो फर्स्ट वाले में कितना हो जाएगा, 74 - 34, ये कितना हो जाएगा, 40। और सेकेंड वाले में बोलूं कैलकुलेट करने के लिए कितना है, 71 - 31, ये कितना हो जाएगा, ये भी जाएगा 40। मतलब पहला वाला क्या है, पहला वाला आइसोटोन है, हाँ या ना, बता दीजिए, रेज योर हैंड सही बच्चे। ओके तो बच्चों ये सब क्वेश्चन क्या है, दिस इज GIFT, जाइए वहां से उठाइए, ठीक है, फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं आपको। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल XZA, इस वाले सिंबल से एक न्यूक्लियन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब Z क्या होता है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और A क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो Z इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गलत है, Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकता है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकता है, A नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं होगा, ये भी गलत है। अब इन दोनों को देख लेते हैं, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड A - Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही। एवरीवन हां या ना, वेरी गुड। 10 सेकंड में, 12 सेकंड में, 15 सेकंड में क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। बोलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑलवेज लेस देन एटॉमिक नंबर। अब देखो कोई न्यूक्लियस अगर मान लो X है, ये Z है, ये A है, अब बोला है मास नंबर जो है वो हमेशा एटॉमिक नंबर से कम होता है, हाँ या ना, अपने को बताना है। ऑप्शन एक ये वाला है, ऑलवेज मोर देन एटॉमिक नंबर, क्या एटॉमिक नंबर से हमेशा ज्यादा होता है, ये वाला सही है। समटाइम्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये सही है या ये सही है। तो देखो बच्चों, जनरली तो इससे ज्यादा होता है, लेकिन एक एलिमेंट है 1H1, हाइड्रोजन 1H1 होता है ना, इसमें Z भी 1 होता है, A भी 1 होता है, तो समटाइम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। बोलिए हाँ या ना, एवरीवन रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, ये वाला सीख लीजिए कैसे वर्क करेंगे। ये क्या बोल रहा है, एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन इज 10.81। एटॉमिक वेट कितना है, 10.81। अब बोला इट हैज 2 आइसोटोप, 2 आइसोटोप है इसका, एक क्या है, एक है B510 और दूसरा है B511। एक क्या है, एक है B510 एंड दूसरा है B511। अपने से पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ B510 एंड B511 इन नेचर विल बी, इसका रेशियो नेचर में कितना होगा, अपने से ये पूछ रहा है, ठीक है।
तो चलिए इस पे वर्क करते हैं। मानते हैं कि जो 100 टोटल हम न्यूक्लियस लेते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मानते हैं कि 100 कोई भी हमने न्यूक्लियस लिया बोरोन का, उसमें से x नंबर ऑफ न्यूक्लियस इसके थे, तो 100 माइनस x नंबर ऑफ न्यूक्लियस किसके होंगे, इसके होंगे। समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला था कि बोरोन के 2 आइसोटोप हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कोई भी जो हम बोरोन का न्यूक्लियस लेंगे, दैट मे बी दिस एंड दैट मे बी दिस। हम मानते हैं कि 100 अगर हम आइसोटोप 100 उसका न्यूक्लियस उठाए, उसमें से x इसका मिला और 100 माइनस x इसका मिला, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास जो होगा, एवरेज एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कितना, 10.81। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x एलिमेंट ये वाले हैं, इसका एटॉमिक मास कितना है 10 इंटू x प्लस 100 माइनस x ये वाले हैं, 100 माइनस x ये वाले हैं, इसका एटॉमिक मास कितना है, इसका एटॉमिक मास है 11 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए। हमने एवरेज निकाल लिया, क्योंकि x नंबर ऑफ न्यूक्लियस किसके थे, इसके थे। इसका एक का मास कितना है 10, तो x का मास कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स। 100 माइनस x नंबर इसके थे, इसके एक का मास 11 है, तो 100 माइनस x का मास कितना हो जाएगा 100 माइनस x इंटू 11 होल डिवाइडेड बाई 100 होल डिवाइडेड बाई 100। अब इसको आपको सोल्व करना है। इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है बच्चों। ये कितना हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1081 इज इक्वल टू 10x प्लस 100 माइनस x, ये आके इधर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू, ये आके इधर माइनस कर दें, 100 इसमें से माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 981। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 9 1 जा 9 एंड 19, x का वैल्यू 19 हो गया। अगर x का वैल्यू बच्चों 19 हो गया तो y का वैल्यू कितना होगा, दूसरा वाला जो एलिमेंट था वो कितना हो जाएगा 100 माइनस 19, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। तो रेशियो क्या होगा, रेशियो विल बी इक्वल टू 19:81, ऑप्शन सी। सही बच्चे, हाँ या ना, क्लियर है ये? सही बच्चों, के वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या? एवरेज एटॉमिक मास वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर है? वेरी गुड। टाइम आउट होने वाला है, जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिएगा, अभी इस पूरे पेपर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई आर बिलीव्ड टू बी। एटम का न्यूक्लियाई किस किस चीज से बना होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो कौन सा इसका आंसर होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, हाँ या ना? एवरीवन क्लियर, रेज योर हैंड, वेरी गुड। अगला क्या बोल रहा है, द न्यूक्लियस ऑफ एन सोडियम, न्यूक्लियस ऑफ सोडियम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर।